बाथरूम के बाहर खड़ा दानियाल पानी की आवाज़ सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक उसने एक सांप का छोटा सा बच्चा अंदर फेंका। शावर के नीचे खड़ी शहर की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी और वो घबराकर बाहर निकल आई। सामने दानियाल को देख वो जैसे जड़ हो गई। उसके तो बहमो गुमान में भी नहीं था कि हवेली का सरदार यहाँ तक आ जाएगा। वो जल्दी से तौलिया लपेट कर पीछे हटने लगी और गुस्से में बोली, लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर ऐसी हरकत करते आपको शर्म आनी चाहिए। दानियाल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बीबी से कैसी शर्म? वैसे भी तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़कियों को समझाने का यही तरीका होता है। इतना कहकर उसने उसे अपने करीब खींचने की कोशिश की कि तभी उसका टॉवल तेजी से बजते अलार्म पर शहर की आंख एक झटके से खुली थी। वो एकदम बौखलाकर उठ बैठी। दिमाग सुन्न सा हो रहा था। नींद से जागने के कारण कुछ पल तक तो उसे सब कुछ खाली खाली सा नजर आया। आंखें मसलते हुए उसने कुछ गहरी सांसें लीं तो नज़र बेख्तियार दीवार पर लगी घड़ी पर जा ठहरी। 11 बज रहे थे। ओ मेरे खुदा, देर हो गई। वो तेजी से बिखरे बालों को समेट कर पीछे करती उठकर खड़ी हुई। पूरा कमरा खाली था। उसने साथ वाले बेड पर निगाह डाली। उसकी रूममेट नरमीन अपनी यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी का ख्याल आते ही एक तल्ख सी मुस्कान शहर के लबों पर आ टिकी। उसने एक चोर नज़र सामने अलमारी में डाली जहां उसका इकलौता काले रंग का बैग रखा हुआ था। उस बैग के अंदर कुछ किताबें थीं। वो किताबें जो उसने भागते वक्त अपनी कीमती अमानत के तौर पर उठाई थीं। उन किताबों को चाह कर भी फेंकने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद फिलहाल उन किताबों का इस्तेमाल करना शहर के नसीब में नहीं था। एक गहरी सांस लेकर सिर झटकती वो अलमारी तक चली आई। अलमारी में उसने रात को ही अपने कपड़े इस्त्री करके लटका दिए थे। घड़ी की सुइयां रेंगते हुए आगे बढ़ रही थीं। तेजी से कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम की ओर बढ़ी। आज उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। पिछले कई हफ्तों से वो नौकरी के लिए लगातार भटक रही थी, लेकिन सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई और उसकी भी डिग्री हाथ में न होने की वजह से उसे कोई स्कूल वाला भी अपने पास टीचर रखने को तैयार नहीं था। उसने कई जगह सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन के तौर पर भी एप्लीकेशंस दी थी, मगर जब किस्मत ही बुरी हो तो कहीं से भी अच्छा जवाब नहीं आता। भूख से शहर के पेट में बल पड़ रहे थे। उसे याद था उसने कल दोपहर को एक चाय के कप के साथ कुछ बिस्किट खाए थे। बैग में रखी हुई रकम तेजी से ख़त्म हो रही थी। जब तक उसे नौकरी न मिल जाती उसके पास तो हॉस्टल के अगले महीने का किराया देने के पैसे भी नहीं थे। ये नौकरी उसके लिए बेहद ज़रूरी थी। नरमीन की बताई हुई इस नौकरी के लिए आज उसका इंटरव्यू था। तेजी से वॉशरूम में जाते हुए उसने दिल ही दिल में वादा किया कि आज जो भी हो जाए यह नौकरी मुझे हासिल करनी है। शावर का टैप खोलते हुए उसने अपने बालों में हाथ फेरकर उन्हें उलझनों से आज़ाद किया था। वो मगन अंदाज में नहा रही थी। गीले पानी की फुहार जिस्म पर पड़ी तो शहर के दिल के जख्म जैसे फिर से ताज़ा हो उठे। बेख्तियार उसकी निगाह सामने लगे शीशे पर पड़ी। वहाँ उसका अक्स नजर आ रहा था। सुतवा नाक, सुर्ख लब और हरी कांच जैसी आंखें, खूबसूरत और जादू भरी आंखें जिन्हें देखकर हर कोई एक पल के लिए हैरान रह जाता था। उसके लंबे बाल पीठ तक आते थे। उसे याद था जीनत आपा उसके बालों की कितनी केयर किया करती थीं। जीनत आपा का ख्याल आते ही उसका हलक तक कड़वा हो गया। जीनत आपा से जुड़ी हर याद उसके लिए एक डरावना ख्वाब थी जिसे वो याद भी नहीं करना चाहती थी। खौफ की एक लहर उसके वजूद में जागी थी। चंद खास आवाज़ें उसके कानों में गूंजी तो बेख्तियार उसने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, मैं वहाँ से निकल आई हूँ। अब मैं वहाँ नहीं रहती। मुझे वो सब भूलना होगा। दिल ही दिल में खुद को यकीन दिलाती वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू पा रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। एक पल के लिए तो वो खौफ से अपनी जगह पर जम कर रह गई। बाथरूम का फर्श सफ़ेद टाइल्स का बना हुआ था जिस पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। उसी पानी में शहर के पैरों के बिल्कुल पास एक काले रंग का छोटा सा सांप रेंग रहा था। शहर की रंगत सफ़ेद पड़ गई और अगले ही पल उसके लबों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो उछल कर दीवार से जा लगी। एक पल को उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसे तो लगता था कि उसने अपनी 18 साल की ज़िंदगी में जो कुछ देखा है, जो तकलीफ़ और डर देखा है, उसके आगे अब उसे कोई चीज़ डरा नहीं सकती। लेकिन उसका ये ख्याल गलत था। फर्श पर रेंगता वो 10-11 सेंटीमीटर लंबा सांप का बच्चा उसे अपनी मौत जैसा लग रहा था।
वो बुरी तरह होश गंवा बैठी थी। फरार की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। और फिर अंधाधुंध हैंगर पर लटका हुआ टॉवल खींचते हुए उसने अपने आसपास लपेटा। बाहर कमरे में कोई नहीं होगा, उसे यकीन था। इसीलिए कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा खोलकर वो एक ही झटके में बाथरूम से बाहर निकल आई थी। लेकिन अगले ही पल किसी मजबूत लोहे जैसे वजूद से टकराते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। कोई उसके बाथरूम के बाहर खड़ा था, बिल्कुल दरवाजे के सामने। और उसके बाहर निकलते ही घबराए हुए भीगे वजूद को उसने फौरन अपने दोनों बाजुओं में कैद कर लिया था। शहर के लबों से एक और चीख निकली। उसने घबराकर सिर उठाया और एक बार फिर पत्थर बनकर रह गई। उसकी आंखें बेयकीनी से फैलीं, होंठ जरा से खुले और उसमें से बेआवाज उसका नाम निकला, दानियाल। हाँ मेरी जान, सरदार दानियाल खान, मैं ही हूँ। मेरा नाम लेने से घबराओ मत। अपनी सियाह आंखें उस पर जमाए वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने हमेशा की तरह अपनी आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड कर रखा था। काली शॉल को मफरल के से अंदाज में कंधों पर डाले वो हमेशा की तरह उतना ही खूबसूरत और बेहद रौबदार नजर आ रहा था कि एक नज़र में दुनिया जीत सकता था। और इस वक्त भी उसके खूबसूरत चेहरे पर जीत का एक गहरा एहसास छाया हुआ था। हाथ से निकलते हुए शिकार को घेर लेने पर जो खुशी शिकारी को होती है, वही खुशी दानियाल खान के चेहरे पर नजर आ रही थी। शहर का वजूद एकदम साकित हुआ पड़ा था और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो किस हाल में है। उसके मजबूत बाजुओं के हिसार में जकड़ी शहर ने खुद पर एक नज़र डाली तो उसका दिल चाहा कि शर्म से जमीन में गड़ जाए। टॉवल ने उसका आधा वजूद ही ढांप रखा था। गीले बाल कंधों, गर्दन और कमर से चिपके हुए थे। उसके वजूद में हल्का सा कंपन था। दानियाल खान मुस्कुराया। तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो फिर ये फालतू कोशिशें क्यों की तुमने? उसके मुस्कुराते लब एकदम से भिज गए थे। आंखों में एक गुस्से भरी भावना उतर आई थी। शहर ने अपने कांपते हाथों से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर दानियाल खान ने अपनी गिरफ्त और भी मजबूत कर ली थी। शहर ने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। वो हार चुकी थी। एक बार फिर वो उसके शिकंजे में थी। उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वो इस जालिम इंसान के कब्जे में दोबारा नहीं जाएगी। शहर ने घबराकर सिर उठाया और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से दानियाल खान को एक जोरदार धक्का दिया था। वो 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हुआ। अपना टॉवल मजबूती से जकड़ती हुई वो पीछे दीवार से लग गई थी। आंखों में डर उमड़ आया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने बेबसी की आखिरी हद पर पहुंचते हुए कहा था। ठंडे पड़ते वजूद के साथ उसकी टांगें भी कांप रही थीं। दानियाल खान पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराया। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम जानती हो कि तुम मेरी कौन हो। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। मेरे नाम से तुम्हारी पहचान है। इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगा। वो धीरे से 2 कदम चलते हुए बिल्कुल शहर के सामने आकर खड़ा हुआ। शहर ने टॉवल पर हाथों की पकड़ मजबूत की और सिर उठाकर उसे देखा। उसके होंठ भिजे हुए थे। चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी निगाहों में तपिश थी और ये तपिश शहर को अपने वजूद पर फैलती महसूस हो रही थी। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था और तेजी से आगे बढ़कर उसने शहर के उखड़े कंधे पर हाथ रखा। वो कांप उठी। हाथ मत लगाओ मुझे, उसने मुश्किल से आंसुओं को रोकते हुए कहा था, मगर दानियाल खान ने उसके फरार होने के सारे रास्ते एकदम से बंद कर दिए थे। शहर को अपनी धड़कनें गुम होती महसूस हुईं। दानियाल खान की आंखों से छलकते जज्बात उसे अपने वजूद पर उतरते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी भारी सांसें वो अपनी गर्दन और कंधों पर महसूस कर रही थी। वो उसके हाथों में जकड़े टॉवल को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कर रहा था। शहर को अब अपनी सांसें बंद होती महसूस हुईं। वो जानती थी अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सरदार दानियाल खान था, जिसकी गिरफ्त से एक बार तो वो बच निकली थी, लेकिन अब दूसरी बार वो जानती थी कि अब नहीं। उसकी लोहे जैसी पकड़ से शहर को सिर्फ और सिर्फ उसकी रूह बाहर निकल सकती थी, उसका जिंदा वजूद नहीं। सख्ती से दोनों आंखें मींच कर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे इस हॉस्टल में आए आज 20 दिन हो चुके थे, लेकिन इस हॉस्टल से पहले वो कहाँ थी? जब शहर अपनी पिछली जिंदगी पर नज़र डालती तो वो कांप जाती थी। वो दानियाल को हमेशा से नहीं जानती थी। उसके जानने वालों की लिस्ट में वैसे भी कुछ ही गिने चुने ही नाम होते थे। कॉलेज के कुछ दोस्त,
जिनसे सिर्फ रस्मी सलाम दुआ होती थी। उसके हुस्न को देखकर कॉलेज के कई लड़कों ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसकी तरफ झुकने की कोशिश की थी। कई एक ने तो चुपके चुपके तोहफे भी दिए थे, मगर शहर एक पत्थर जैसे चेहरे के साथ हर चीज लौटा देती। उसने ये तोहफे रखकर करना भी क्या था? वो जानती थी उसकी जिंदगी एक काला दाग है, और जिसने भी उसके चमकते हुस्न और वजूद के पीछे छिपा हुआ काला दाग देख लिया तो लोग खुद ब खुद उससे दूर भाग जाएंगे। कॉलेज का आखिरी दिन खत्म हुआ तो वो खामोशी से अपना बैग कंधे पर डालकर बाहर निकल आई। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, बालों को ढीली सी पौनी में बांधे, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जहां लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा कर रहे थे, वो खामोशी से आंखों में आई नमी को छुपाते हुए गाड़ी में आ बैठी थी। कहाँ जाना है बीबी जी? ड्राइवर ने पूछा। शहर के होठों पर एक तल्ख मुस्कान आई। घर चलो। उसने ये लफ्ज़ घर जिस तकलीफ से अदा किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। न जाने कितनी देर गुजर गई थी। शहर ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद करके सिर सीट की बैक से टिका दिया। उसकी ज़िंदगी में जो एक रोशन दरवाज़ा था, आज वो भी बंद हो गया था, क्योंकि उसे पता था जीनत आपा ने उसे कड़े शब्दों में कह रखा था, बस 12वीं तक पढ़ना है तुमने, 18 साल की उम्र हो जाएगी। यही तो सुनहरी दौर होता है औरत की ज़िंदगी का, इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। जीनत आपा की आवाज़ शहर के जहन में उभरी तो उसने बेचैनी से अपनी आंखें खोल लीं। वही जीनत आपा जिनकी एक्सरे करती निगाहों से वो हमेशा डरी रहती थी, लेकिन अब वो बचकर कहाँ जाती। रोज़ 5 घंटे जब वो कॉलेज में गुजारती थी तो वही उसे जिंदा रहने की ताकत देते थे, लेकिन आज से वो भी सब खत्म हो जाएगा। शहर की आंखों से 2 आंसू टूटकर बाहर निकले जो उसके सफ़ेद दुपट्टे में खो गए। घर आ गया बीबी जी? ड्राइवर की बात पर वो धीमे कदमों से नीचे उतर आई थी। ये घर शहर के एक बहुत पॉश इलाके में था, एक बड़ा सा शानदार घर जिसके गैराज में 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। हर सहूलत, हर ऐशो आराम इस घर में मौजूद था। शहर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई। उसके कदमों में थकावट साफ झलक रही थी। आ गई मेरी बेटी। इस पढ़ाई ने तो बिल्कुल ही रंगत झुलसा कर रख दी है। ऐसा हसीन चेहरा था, देखो हर वक्त कैसे बुझा बुझा सा रहता है। जीनत आपा ने अपने हीरे की अंगूठी उंगली में घुमाते हुए शहर का जायजा लिया। वो होंठ भींच कर रह गई। शुक्र है ये पढ़ाई का बोझ खत्म हुआ। मैं तो तुम्हारे समूहे कॉलेज से तंग आ गई थी, लेकिन आज तुम्हारी शर्त भी खत्म हो गई। तुमने कहा था ना, बस 12वीं तक पढ़ने की इजाज़त दे दो, उसके बाद जो मैं चाहूँगी तुम वही करोगी। जीनत आपा की प्यार भरी आवाज़ के आखिर में सख्ती उतर आई। शहर ने सिर उठाकर देखा। 55 साल की उस औरत के चेहरे पर लालच, धमकी क्या कुछ नहीं था। शहर ने बेबसी से सिर झुका लिया। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर वो नहीं पाल सकती थी। वो जानती थी अब उसकी ज़िंदगी में वही होगा जो जीनत आपा चाहेंगी। धीरे से सिर हिलाते हुए वो बैग कंधे पर डालकर अपने कमरे तक चली आई। बराबर वाले कमरे से रेशम अभी सोकर जागी थी। फ़ोन पर किसी से बात करते हुए वो हंस हंस कर आज रात का वक्त दे रही थी, और शहर सुलग उठी। इस घर को घर कहना तौहीन था, और वो घर था भी कहाँ। वो तो व्यापार की जगह थी जहाँ नाजुक वजूदों का सौदा किया जाता था, जहाँ इज्जत के सौदे होते थे, मगर रात की तारीकी में। शहर की बदकिस्मती ये थी कि उसका संबंध भी इसी डरावनी जगह से था। कमरे में जाते ही उसकी निगाह अनमोल बेगम पर पड़ी। वो किचन से बाहर निकल रही थी। डाई किए हुए बाल, महंगी साड़ी, एक नफरत भरी लहर शहर के पूरे वजूद में जागी। सिर्फ यही ऐशो आराम, यही लालच जिसने आपके साथ साथ मुझे भी डुबो दिया। उसे अपनी माँ से बेहद नफरत थी। तेजी से कमरे के अंदर जाते हुए उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया था। उसे पता था अनमोल बेगम अब उसके पीछे पीछे कमरे में जरूर आएंगी, और ऐसा ही हुआ था। वो थोड़ी देर में ही उसके सिर पर खड़ी थी। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? उनकी भीगी आवाज़ पर शहर ने तल्खी से सिर उठाया। ऐसा मत कहिए कि आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपकी बहन है ना, जीनत आपा, जानी मानी कारोबारी औरत। उसी के कहने पर आपने अपना बसा बसाया घर छोड़ा था ना, और इस गंदगी में आकर फिर से बैठ गई थी। अब आपकी वजह से ये गंदगी मेरे वजूद पर भी लगने वाली है, और मैं चाह कर भी खुद को बचा नहीं पा रही। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अनमोल बेगम ने बेबसी से उसे देखा।
वो सब मेरी मजबूरी थी शहर। माँ की मशीन जैसी आवाज़ पर शहर ने आंसू भरी आंखें उठाकर उन्हें देखा। कैसी मजबूरी? एक इज्जतदार शख्स का घर छोड़कर आने के लिए आपको किस चीज़ ने मजबूर किया था? दोबारा से उसी नाच गाने और गंदगी भरे माहौल में आने के लिए आपका दिल कैसे मान गया अम्मी? वो एकदम उन पर चीख पड़ी थी। अनमोल बेगम ने अपने उस परी से चेहरे वाली बेटी को देखा और बेबसी से सिर झुका लिया। अपने सुकून की खातिर कितना अरसा हुआ उन्होंने शहर की इज्जत को खुद पर लगा दिया था। काश आज से 18 साल पहले वो यहाँ आने का फैसला न करती तो कम से कम शहर एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही होती, अपने ख़ानदान में, अपने लोगों के बीच। लेकिन अनमोल बेगम के एक फ़ैसले ने शहर की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, अनमोल बेगम को इसका जरा भी पछतावा नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार अंदर दाखिल होने वाली जीनत आपा थीं। शहर ने सिर उठाकर देखा। बस भी कर दो तुम दोनों माँ बेटी। जब भी आमने सामने होती हो तो बस एक दूसरे से लड़ने लग जाती हो। शहर, अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो कर लो। शाम में मेरे बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं। उनके सामने जाने के लिए तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना है। पढ़ाई के चौंचले ख़त्म, अब काम पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि हमारा ये क्लाइंट नाराज़ होकर जाए, इसलिए अच्छा सा तैयार होना और उनके सामने कोई बेवकूफ़ी मत करना। जीनत आपा ने सख्ती से अंदर आते हुए कहा था। शहर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक बेबस नज़र अपनी माँ पर डाली, जो अपने डाई किए हुए बालों में उंगलियां चलाते हुए अब पलट कर कमरे से बाहर की ओर जा रही थीं। उन्हें कोई अफसोस नहीं था, न कोई गम। उन्हें इस काम में कोई बुराई नज़र नहीं आती थी और ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो हो रहा था। जीनत आपा अलमारी से कपड़े निकालकर सेलेक्ट कर रही थी और शहर पत्थर की मूरत बनी बही बैठी रह गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये जोड़ा बेहतरीन है, काले रंग में तुम वैसे भी कमाल लगती हो। चलो कुछ देर सो जाओ। प्यार से उसे पुचकारते हुए वो जोड़ा बेड पर रखकर कमरे से निकल गई थी और शहर वहीं साकित बैठी रह गई। आने वाले लम्हों का ख्याल ही जानलेवा था। वो यूं ही पत्थर की तरह जमी बैठी रही और वक्त गुजरता चला गया। खामोशी से कई घंटे बीत गए और जीनत आपा एक दफ़ा फिर अंदर कमरे में दाखिल हुई। अरे लो, तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? तुम्हें कहा था ना वो लोग शाम 7 बजे तक आ जाएंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं रेशम को भेज रही हूँ, उसे इन कामों का तजुर्बा है, तुम्हें अच्छे से रेडी कर देगी। लेकिन याद रखना, मेरे मेहमानों के सामने अपना मुंह ठीक रखना। जीनत आपा ने सख्ती से कहा और पलट कर बाहर निकल गईं। कुछ ही देर बाद रेशम कमरे में दाखिल हुई। चलो आओ जल्दी से कपड़े बदल कर, मेरा क्लाइंट भी बस आने ही वाला है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जल्दबाजी में बोलती रेशम को शहर ने हैरान निगाहों से देखा। कितनी आसानी से उसने ये सब कुछ कबूल कर लिया था और इस माहौल में खुद को ढाल भी लिया था। अब ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जल्दी जाकर कपड़े बदलो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो अपनी सिसकियों को दबाती हुई उठकर खड़ी हुई थी। विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी यहाँ सब ही काम करते हैं। उसकी मोहलत भी ख़त्म हो चुकी थी और अब उसे भी यही सब कुछ करना था। काले रंग का खूबसूरत फ्रॉक उठाकर वो वॉशरूम में चली गई थी। जब चेंज करके निकली तो उसके लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। रेशम के हाथों में अच्छी खासी महारत थी। उसने उसके बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल में चेंज कर दिया। चेहरे पर खूबसूरती से किया गया मेकअप देखकर शहर अपना अक्स देखती रह गई। आज तो तुम्हारा क्लाइंट मुंह मांगी कीमत भी दे देगा। तुम इतनी हसीन जो लग रही हो, रेशम ने हंसकर कहा और मेज पर रखे फूलों के गजरे उसके हाथों में पहना दिए। शहर की आंखों में आंसू आने लगे, मगर उसे जीनत आपा की हिदायत याद थी। वो अब कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। चलो आ जाओ जल्दी से, मुनीर साहब आ गए हैं और इस वक्त लॉन्ज में बैठे हुए हैं, उनके लिए जूस लेकर आओ। जीनत आपा ने अंदर दाखिल होकर कहा था। खुशी तो उनके चेहरे से छलक रही थी। शहर ने खामोशी से आगे बढ़कर मेज पर रखे जूस की बुट्टेरें उठा ली थी। वो दुपट्टा सिर पर लेना चाहती थी, मगर जीनत आपा ने मना कर दिया। बुट्टेरें लेकर बाहर निकल आई। बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वही माहौल था, वही कह कहे। शहर का दिल बैठने लगा था। वो लॉन्ज में दाखिल हुई। सामने सोफे पर एक जवान मर्द बैठा हुआ था। काले रंग का शलवार कमीज, हाथों में सिगरेट। वो लगातार किसी से बातें कर रहा था। शहर ने निगाह दौड़ाई। उसके साथ एक मर्द और भी था। वो सोफे पर इस तरह बैठा था कि उसकी पीठ शहर की ओर थी। शहर को सिर्फ उसके सर के बाल नजर आए थे, घने काले बाल। उसने काली शॉल अपने कंधे पर मफरल की तरह डाल रखी थी। उसके कुर्ते का रंग ब्राउन था।
वो खामोश था। ये है मुनीर साहब, आओ सहर, आगे आकर सलाम करो। जीनत आपा जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थीं। खुश आमदीद के अंदाज में कहते हुए उन्होंने सामने बैठे सिगरेट पीते मर्द का इंट्रोडक्शन कराया। सहर के लबों पर एक कड़वी सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने सलाम नहीं किया। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। भारी मर्दाना आवाज़ पर सहर ने चौंक कर देखा। सोफे पर बैठा वो ब्राउन कुर्ते वाला शख्स उठकर खड़ा हुआ था। वो बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में हल्की हल्की नाराज़गी भी नजर आ रही थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, शायद वो उन्हें बिखेर कर रखना पसंद करता था। आंखें एकदम काली थीं और चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अरे आप बैठे ना, आप मुनीर साहब के दोस्त हैं और हमारे ख़ास मेहमान। आगे जाकर जूस दो, जीनत आपा ने शख्स से कहा और साथ ही सहर को ठोकर दी, मगर वो अपनी जगह से ना हिली। उसके कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वो यूं ही पत्थर बनी फर्श को घूरती रही। जीनत आपा को गड़बड़ का एहसास होने लगा। उन्हें सख्त गुस्सा भी आया। माफ़ कीजिएगा, ये इस बच्ची की किसी मर्द के साथ पहली मुलाकात है, इसीलिए बस जरा सा घबरा रही है। जीनत आपा ने उसे घूरते हुए सामने बैठे मर्दों को तसल्ली दी थी। आप लोग बैठे, मैं बस अभी आती हूँ। उन्होंने सहर को जबरदस्ती बाजू से दबोच कर सोफे पर बिठाते हुए कहा और खुद पलटकर कमरे से निकलती चली गईं। सहर की आंखों में आंसू उमड़ने लगे। सामने बैठे दोनों मर्दों की निगाहें उसे खुद पर गड़ती हुई महसूस हो रही थीं। मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता। तुमने कहा था तुम्हें यहाँ कुछ काम है। मुझे ऐसे काम पसंद नहीं। डील में रकम की जो बात हुई है उसमें कोई कमी नहीं होगी। मुझे इस तरह के लालच देना बंद करो। सहर ने चौंकर सर उठाया। सामने बैठा ब्राउन कपड़ों वाला शख्स गुस्से से बोलता हुआ उठकर खड़ा हुआ था। उसकी निगाहों का निशाना सामने सोफे पर बैठा शख्स था जो सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। वो घबराकर उठ बैठा। सरदार, रुक जाइए। मुझे लगा आपको कच्ची कलियां पसंद हैं, बस इसीलिए आपको यहाँ लाया था। क्या आपको ये लड़की पसंद नहीं आई? मुनीर की बात पर सामने बैठे सरदार दानियाल खान के माथे पर बल पड़े थे। उसने पलट कर एक कड़वी निगाह उस लड़की पर डाली जो किसी बर्फ की तरह बेजान बैठी थी। वो बेशक हुस्न में कमाल थी। काले ड्रेस में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी, मगर उसकी आंखें वो किसी भी जज्बे से खाली थीं। दानियाल एक पल के लिए ठिठक कर रह गया। उसमें उन पेशेवर औरतों जैसी कोई भी बात नहीं थी। मुनीर परेशानी से सर पर हाथ मारता हुआ उठकर खड़ा हुआ। आप एक बार ट्राई तो करें, ये लड़की एकदम अनछुई है। मुनीर की बात पर दानियाल ने मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। एक सख्त निगाह उस पर डालता हुआ वो पलटकर तेजी से शहर के करीब से गुजरा था कि तभी अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। शहर के साथ साथ वो दोनों भी ठिठक कर रुक गए थे। शहर घबराकर उठकर खड़ी हुई। जूस के गिलास की ट्रे अब भी उसकी गोद में धरी हुई थी, जो उसके उठते ही जमीन पर गिर पड़ी। कांच दूर दूर तक फैलता चला गया, लेकिन उसे परवाह कब थी। उसके कान तो अंदर की ओर थे, जहां से जीनत आपा के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वे लगातार अनमोल बेगम का नाम ले लेकर चिल्ला रही थीं। शहर का दिल डूबने लगा। अगले ही पल वो जमीन पर बिखरे कांच की परवाह किए बिना अंधाधुंध अंदर की ओर भागी थी। इनको क्या मुसीबत पड़ गई? एक तो ऐसी औरतों के तमाशे खत्म नहीं होते। मुनीर की बेजारी भरी आवाज़ उभरी, मगर दानियाल खान गहरी निगाहों से अंदर भागती उस काली फ्रॉक वाली लड़की को देखता चला गया था। बेख्तियार ही उसके कदम लॉन्ज के दरवाजे तक आए थे। यहाँ से अंदर का मंजर साफ था। वो काली फ्रॉक वाली लड़की दरवाजे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। अंदर का मंजर खौफनाक था। दराज कद वाली वो मॉडर्न सी औरत जमीन पर पड़ी थी। उसकी रंगत नीली पड़ रही थी और आंखें खुली हुई थीं। उसने एक हाथ से अपने दिल की जगह को जकड़ रखा था। दानियाल की तजुर्बेकार निगाहों ने एक पल में ही भांप लिया था, उस औरत को दिल का दौरा पड़ा है, और दौरा इतना शदीद था कि चंद मिनटों में ही वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके साथ बैठी हुई वो मोटी सी औरत, जिसे मुनीर जीनत आपा के नाम से पुकार रहा था, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कई जवान लड़कियां कमरों से निकल निकल कर आसपास जमा हो रही थीं। सभी की आंखों में आंसू थे और चेहरों पर अफसोस। सिर्फ एक वही लड़की थी जो साकित निगाहों से जमीन पर पड़ी उस औरत को देख रही थी। अम्मी! उसके लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली थी। दानियाल ने चौंकर उसकी ओर देखा। मतलब जमीन पर गिरी हुई वो औरत उसकी माँ थी। दानियाल के दिल को एकदम से कुछ हुआ था। वो ऐसी औरतों को पत्थर दिल समझता था।
उसे लगता था इनके पास ना तो इज्जत होती है और ना ही दिल नाम की कोई चीज़, मगर आज उसने इन सब औरतों को रोते देखा था। वो लड़की धीरे धीरे कदम उठाती अब अपनी माँ की लाश के पास जा रही थी। सहर, तेरी माँ चली गई। जीनत आपा ने उस लड़की को अपने बाजुओं में भरा। दानियाल ने धीरे से उसका नाम दोहराया, सहर। और सहर, वो तो बस फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। दिन रात उसने जिस माँ को हमेशा नफरत भरी निगाहों से देखा था, आज उसके बेजान वजूद को देखते हुए उसका दिल धड़कना क्यों भूल गया था। ठंडे पड़ते हाथों के साथ सहर ने आगे बढ़कर अपनी माँ का चेहरा छुआ। वो एकदम बेजान था। सहर के वजूद में एक कपकपी सी दौड़ गई। कांपते हाथों के साथ उसने अनमोल बेगम की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया और फिर उसके जब्त का बंधन जैसे टूट गया। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। जमीन पर गिरी अनमोल बेगम की लाश से लिपटकर वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी, उन्हें रोक रही थी। वो जैसी भी थी उसकी माँ थी, उसका इकलौता सहारा थी। सहर जानती थी उनके जाने के बाद ये घर और यहाँ के रहने वाले उसके लिए भूखे भेड़िए जैसे बन जाएंगे। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, ये बात तो तय हो चुकी थी। अनमोल बेगम का हाथ थामे वो बुरी तरह से रो रही थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल खान ने मुश्किल से अपनी निगाह हटाई, क्योंकि उसके अंदर तूफान उमड़ रहे थे। उसने एक बार फिर पलटकर एक निगाह जमीन पर गिरी उस औरत पर डाली और मुश्किल से अपने अंदर उमड़ते उबाल को उसने रोका था। दुख की खड़ी खत्म हो गई थी। अब बेयकीनी और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। वो जानता था कि ये औरत कौन है। ये चेहरा उसके लिए नया नहीं था। इस चेहरे को उसने हवेली में कई जगह पर देखा था। इस नाम की पुकार उसने हवेली में कई दफ़ा सुनी थी। दानियाल खान ने अपने लब भींचे, सरदार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुनीर की आवाज़ पर वो लब भींचता पलटा। उसकी लाल आंखें देखकर मुनीर एक बार फिर चौंका था। मैं आपकी डील की रकम यहाँ से जाते ही आपके अकाउंट में भेज दूंगा। मैंने आपका वक्त ख़राब किया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुनीर शर्मिंदगी भरे लहजे में कह रहा था। एक सख्त निगाह उस पर डालता दानियाल खान बहुत ही तेज़ी से उस घर से बाहर निकलता चला गया। अपनी गाड़ी में बैठने तक जमीन पर गिरी वो औरत और उसके सिरहाने बैठी वो नाजुक सी लड़की उसकी निगाहों के आगे घूमती रही। शहर से हवेली तक का सफ़र उसने कैसे तय किया वो खुद भी नहीं जानता था। जिस वक्त वो हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ये सब कैसे हो सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? हाथों की मुट्ठी बनाकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। गाड़ी में सन्नाटा था। चंद लम्हों तक दानियाल की भारी सांसें गाड़ी में गूंजती रहीं और फिर खुद पर काबू पाता वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। तेजी से कदम उठाते उसका रुख नाइमा बेगम के कमरे की ओर था। वो जानता था इस वक्त वो मगरिब की नमाज पढ़कर तस्बीह हाथों में लेकर बैठी होंगी और उन्होंने दरवाजे से अपने खूबसूरत बेटे को अंदर आते देखा तो उनके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। हमेशा की तरह दानियाल खान ने झुककर माँ से प्यार लिया। क्या बात है, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। शहर में नई मिल खोलने की वजह से तुम ज़्यादा ही थके रहते हो ना। उन्होंने प्यार से दानियाल के सर पर हाथ फेरते हुए ये बात कही थी, मगर वो किसी गहरी सोच में गुम था। अम्मा जान, मैंने आपसे पहले कभी नहीं पूछा, लेकिन हमारे सारे फैमिली एल्बम और ख़ानदान की तस्वीरों में एक औरत की तस्वीर नज़र आती है जिसका नाम आप सब लोग अनमोल लेते हैं। चाचा जान ने उस औरत से शादी की थी, उसे हवेली लाए थे, लेकिन फिर उस औरत का क्या हुआ आप में से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, बल्कि जब भी उनका नाम आता है हवेली में सब लोग खामोश हो जाते हैं। बाबा जान भी, आप भी, आखिर ऐसा क्यों है? कौन थी वो औरत और कहाँ गई? दानियाल ने नज़र उठाकर माँ से सवाल किया। नाइमा बेगम का मुस्कुराता चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और वहाँ उदासी के बादल छा गए। दानियाल खान गहरी निगाहों से माँ के हाव भाव का जायजा ले रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हम सब इस किस्से को हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं दानियाल, मगर तुम आज क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने निगाह उठाई। दानियाल उन्हें ही देख रहा था और वो जानती थी अब वो जाने बगैर नहीं रहेगा। अनमोल तुम्हारी चाची का नाम था। वो पुरानी तस्वीरें जो तुमने देखी हैं उनमें वो तुम्हें हमेशा तुम्हारे चाचा के बराबर खड़ी नजर आएंगी, मुस्कुराती हुई और एकदम खुशबाज। तुम्हारे चाचा उसे उस जगह से लेकर आए थे जहाँ की औरत सारी ज़िंदगी इज्जत के लिए तरसती है। तुम्हारे चाचा की रंगीन तबीयत की वजह से तुम्हारे बाबा अक्सर उनसे नाराज़ रहते थे।
वो जानते थे इसरार खान कोई ना कोई बुराई जरूर अपने गले में डाल लेगा, और उसने ऐसा ही किया। एक रोज़ जब वो आधी रात को घर वापस आया तो उसके साथ अनमोल भी थी। तुम्हारे चाचा इसरार ने उससे निकाह कर लिया था। वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसी औरत जिसकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं थी, तुम्हारे चाचा उसे अपनी बीवी बनाकर ले आए थे। हवेली में एक कोहराम मच गया। तुम्हारे दादा जान, बाबा जान, हर कोई गुस्से में था। सब ये चाहते थे कि तुम्हारे चाचा जान अनमोल बेगम को घर से निकाल दें, लेकिन तुम्हारे चाचा जान मोहब्बत के मामले में बहुत पक्के थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई। उन्होंने अनमोल बेगम के खिलाफ सबसे लड़ाई की थी। रफ्ता रफ्ता हवेली में सबने इस बात को कबूल कर लिया कि अगर वो लोग इसरार अहमद को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उन्हें अनमोल बेगम को भी बर्दाश्त करना होगा। जब ये बात तय हो गई तो सभी ने अनमोल बेगम को वो हक और वो इज्जत देना शुरू कर दी जो एक हवेली की बहू का हक होता है। अनमोल बेगम को हर वो खुशी दी गई जिसकी कोई भी औरत तमन्ना कर सकती है। तुम्हारे चाचा ने सचमुच दुनिया की हर आसाइश लाकर अनमोल के कदमों में ढेर कर दी थी, और वो खुश भी थी। लेकिन न जाने उसे क्या हुआ, पहले पहल वो इसरार के आने पर खुश होती थी, और बाद में इस हवेली के रस्म व रिवाज और उसूल उसे बुरे लगने लगे। उसे सर पर दुपट्टा लेना अच्छा नहीं लगता था। उसे रातों को देर तक बाहर घूमना पसंद था। मगर तुम्हारे चाचा जान उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने खुद तो उस मोहल्ले में जाना छोड़ दिया था। सारी बुरी आदतों को भी त्याग कर अब वो एक परिवार बनाकर जीना चाहते थे। मगर अनमोल, वो जहाँ से आई थी वहाँ रातों में ही तो रोशनी होती थी। अनमोल को ये रूटीन समझ नहीं आई। उसे हवेली और हवेली के लोग चुभने लगे थे। वो इज्जत, वो मोहब्बत जो हवेली के अंदर हर इंसान ने उसे दी, वो अनमोल को रास नहीं आई, बल्कि उसे अपनी बही दिन रात अपनी ओर खींचने लगे। जहाँ वो आज़ादी से सांस लेती थी, जहाँ उसके अपने रिश्तेदार रहते थे। इसरार को उसकी बदलती तबीयत का अंदाज़ा था। इसरार ने उसे बहुत समझाया, मगर उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि दादा जान उनकी लड़ाई झगड़ों को देखकर बीमार होकर इस दुनिया से ही रुखसत हो गए, और फिर उनके बाद तुम्हारी दादी जान भी। मगर अनमोल को तो जैसे दुनिया की कोई चीज़ रोक नहीं सकती थी। इसरार उसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते थक चुका था। शायद वो उसे छोड़ भी देता अगर उसे ये न पता चलता कि अनमोल माँ बनने वाली है। इसरार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी मोहब्बत अनमोल पर निछावर करना शुरू कर दी थी। वो 9 महीने अनमोल ने जैसे किसी सूली पर लटकते हुए गुजारे। वो हवेली में किसी से बात नहीं करती थी। उसे ये हवेली और उसके दरो दीवार कैद खाना लगते थे। और वो दिन जब उसने उस नन्ही सी परी को जन्म दिया, उसकी बहन जीनत उससे मिलने के लिए आई थी। इसरार ने यह सोचकर दोनों बहनों को मिलने से मना नहीं किया कि शायद अनमोल यहीं पर अपने घर वालों से मिलकर अपने घर लौटने की ख्वाहिश को छोड़ देगी। इसरार नहीं चाहता था कि वो वापस उस मोहल्ले में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिले, मगर अनमोल तो न जाने क्या सोचकर बैठी थी। अस्पताल से इसरार किसी काम से घर गया था, और जब वापस आया तो वहाँ अनमोल और बच्ची का नामो निशान भी नहीं था। पूरे अस्पताल में ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, मगर कहीं भी ना अनमोल थी और ना उसकी 2 दिन की बेटी। इसरार सदमे से एकदम पागल होने वाला था। उसने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ अनमोल को तलाश ना किया हो, मगर न जाने अनमोल को ज़मीन निगल गई थी या फिर आसमान। इसरार के होशो हवास जवाब देने लगे थे। बीबी की जुदाई और उसका धोखा इतना शर्मनाक था कि उसने लोगों से मिलना जुलना और उठना बैठना छोड़ दिया। उसने एक बदनाम मोहल्ले की